से समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर एमडी रे जो कि प्रोफेसर हैं एम्स में, उनका मैं स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सारिका गुप्ता जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो अस्पताल से। चूंकि इतनी बड़ी खबर आई है डॉक्टर, और जाहिर तौर पर कैंसर के मरीजों की अगर संख्या देखी जाए तो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर उम्मीदें भी बढ़ी होंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर एमडी रे मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और आप लगातार कई शोध भी करते रहे हैं, कई मरीजों को आपने देखा है जिसमें अलग अलग तरीके के कैंसर पाए गए हैं। तो ऐसे में पहला सवाल जो बनता है कि कैंसर होता क्या है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, भारत में इतनी संख्या क्यों है, और सबसे ज्यादा किस कैंसर का खतरा बढ़ा है? तो मैम, कैंसर इन लेमन लैंग्वेज इफ आई से एनी अनवांटेड ग्रोथ इन आवर बॉडी व्हिच डिस्ट्रॉयज आवर इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। जैसे सिंपल एग्जांपल दे फॉर द कॉमन पीपल, अतिथि तुम कब जाओगे का एक मूवी आया था मैडम 2010 में। सो एक्स्ट्रा अतिथि मींस दैट इज अनवांटेड गेस्ट इफ कम्स टू आवर हाउस, हाउ व्हाट हैपेंस, द हाउस बीइंग डिसऑर्डर। So the same way, this is the cancer which we don't want. This is unwanted growth in our body which destroys our immunity, and ultimately we all know the consequences of that. So that is cancer. So if you say सर, इसी को अगर हिंदी में समझा पाए आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी भी समझते हैं, तो इसीलिए हिंदी में थोड़ा समझाने की कोशिश करें। Because cancer is such a topic, anyhow I'll try my best. So that is the thing. Extra unwanted growth means जो हम लोग चाहता नहीं, ऐसे वाला ग्रोथ है जो बॉडी के, जैसे बचपन से हम लोग बड़ो हुआ सिमेट्रिकली ऑल ऑर्गन्स बड़ा हो गया, बट जो अनवांटेड जो हम लोग नहीं चाहता हूँ, ऐसे जो ग्रोथ है जो हम लोग को बॉडी की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैंसर। गॉट इट? सो आप सेकंड क्वेश्चन आपको था जो कौन सा कैंसर कॉमन है। सो कॉमन कैंसर मेल एंड फीमेल इफ आई डिवाइड, आपको जो स्टैटिस्टिक दिया था दैट इज वेरी ट्रू। जो रिसेंटली जैसे इन द रिसेंट ईयर ऐसे 12 to 14 lakhs बीइंग रजिस्टर्ड इन कैंसर, इसमें फीमेल कैंसर का ज्यादा है। फीमेल में कॉमन कैंसर इज द बेस्ट कैंसर, सेकेंड कॉमन कैंसर इज द सर्वाइकल कैंसर, सेकेंड नाउअडेज इन द कोलोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, सो इन द ऑर्डर इन दैट। And male, the common cancer at present in the male cancer is the oral cancer in India. Second is the prostate cancer, lung cancer, esophageal cancer, and the stomach cancer. So these are the order the presently high cancer, but oral cancer is the very common cancer in India. सर, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बीमारियां भी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। ये जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से हम वर्ल्ड वाइड में देख रहे हैं या भारत में भी देख रहे हैं, तो हम वैक्सीन पर चर्चा करें उससे पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि इसके इलाज में, इसके तकनीक में भी बढ़ोतरी हो रही है। So I'll say, ma'am, जैसे cancer, I always say cancer is because of the chronic irritation of the body and mind. Not only physical irritation, you know, we all know the physical irritation, tobacco related product, our pollution, our unhealthy lifestyle. That is, along with that, our mental irritation like stress, anxiety, complicated life. That also changes our DNA. That causes the pathogenic DNA in our body, which helps to proliferation of the cells. Means in layman language, जैसे स्ट्रेस एंजाइटी ऑल्सो हम लोग का कैंसर का कॉज है। नॉट ओनली द फिजिकल इरिटेशन लाइक टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, सिगरेट, अल्कोहल, आवर लाइफस्टाइल, along with this kind of stress, anxiety, and that also leading to cancer. I believe that's why cancer इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बदलता लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से कैंसर में भी लगातार परिवर्तन भी दिख रहा है और बढ़ोतरी भी दिख रही है। और इसी में बीच में ये जब खबर आती है कि रूस ने वैक्सीन बना लिया है और आने वाले समय में वो अपने नागरिकों को वैक्सीन भी देगा, इसे आप डॉक्टर सारिका कैसे देखती हैं? जी, ये दावा तो किया जा रहा है रशिया के थ्रू, और इसके पीछे काफी दिनों से, काफी सालों से, मैं कहूंगी कि डेकेड से रिसर्च चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं। बट इसमें कोई बड़ा ट्रायल जिससे कि हमें इसकी एफिकेसी ठीक से पता चल सके, एक बड़ा ट्रायल जिससे हमें पता चल सके, प्रोटीन नहीं आया है, इसलिए अभी तक इसके बारे में अभी बिल्कुल
नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से शायद ऑडियो हमें प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रे, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। एक बहुत अहम बात कही, एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वैक्सीन में, चाहे हमने कोविड में देखा हो या कोई भी वैक्सीन हो। अगर हम रशिया के रिकॉर्ड को देखें डॉक्टर, तो जिस वैक्सीन को लेकर ये दावा किया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास अभी भी नहीं है, और एफिकेसी कितनी है, क्या है, उसकी भी जानकारी नहीं है। तो क्या इसे हम एक रे ऑफ होप माने, उम्मीद मानी जाएगी, या फिर अभी भी आपको लगता है कि ऐसे वैक्सीन के शोध दुनिया भर में कई जगह हो रहे हैं लेकिन उस पर अभी तक संशय बरकरार है? राइट मैम, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको। क्या हुआ मैम, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंसर्स आर देयर, लाइक वी ऑल नो द एस्टैब्लिश्ड कैंसर वैक्सीन, द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, यू नो, दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। मैम जैसे बोला सारिका मैम ने, जो ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। What I believe, this cancer vaccine, there is no single vaccine can destroy all the cancer. What I believe, these vaccines, that immunity जो हम लोग का बॉडी के इम्यूनिटी होता है ना, दो टाइप का इम्यूनिटी होता है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक हार्ड इम्यूनिटी। जो हार्ड इम्यूनिटी में हम लोग जब अच्छा चीज खाना खाता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, वेजिटेबल लेता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल लेता हूँ, तो वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। आई थिंक दैट वैक्सीन इज रिलेटेड टू दैट हार्ड इम्यूनिटी which can fight against the cancer, but I don't believe that is a preventable vaccine. That is a like a suppose say it can cause the stability, जैसे इम्यूनिटी हम लोग को बढ़ने से कोई भी बीमारी से हम लोग उसको बीमारी को टैकल कर सकते हो, ऐसे टाइप ऑफ वैक्सीन होगा। दैट इज अभी तो प्रूवन है नहीं, अभी आया ऐसे बहुत सारा व्हाट्सएप में हम लोग वीडियो देखते हो, बट मेरा लगता नहीं है कि अभी दैट इज द थिंग वी शुड होप फॉर दिस इज कैंसर गायब हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी दैट इज आई थिंक रिलेटेड टू इम्यूनिटी, नॉट द प्रिवेंटिव वैक्सीन। अच्छा, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव नहीं कर। डॉक्टर सारिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, तो मेरा सवाल डॉक्टर सारिका आपसे है कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चा है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर क्वेश्चन किया कि एफिकेसी क्या है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी सत्यता है। तो अगर ये सत्यता है तो वैक्सीन क्या हर तरीके के कैंसर में मारक क्षमता रखेगी, या किसी एक पर्टिकुलर में किया जाएगा, या किस तरीके से इस वैक्सीन को दिया जाएगा? क्या जो वैक्सीन ले लेगा उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, हर कैंसर के अंदर ये वैक्सीन ऐसे काम कैसे करती है, ये आप समझिए कि हमारे अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं और हमारी इम्यूनिटी से वो किसी तरह से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उनको पहचान नहीं पाती। अब ये वैक्सीन क्या करती है कि ये हमारे अंदर जाती है और हमारे अंदर ही उसी तरह को कि एंटीजेंस को, जो कैंसर हमारे अंदर जिस तरह का कैंसर है उसी तरह के एंटीजेंस को अंदर डेवलप करती है। हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं और टी सेल्स डेवलप करती हैं और वो कैंसर्स के प्रति लड़ती हैं, मतलब हमारी ही इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब कुछ तो ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो सभी कैंसर सेल्स में कॉमन होते हैं और कुछ एंटीजेंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के कैंसर, जैसे ओवरी कैंसर में मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोस्टेट कैंसर में मिलेगा, तो कुछ स्पेसिफिक के लिए भी होते हैं। तो ये जो कैंसर वैक्सीन है वो या तो हो सकता है कि जो उन्होंने बनाई है वो कॉमन एंटीजेंस के अगेंस्ट बनाई होगी, या फिर उन्होंने ऐसे अलग अलग कैंसर के लिए अगर स्पेसिफिक बनाएंगे तो उसकी एफिकेसी ज्यादा बेटर होगी। तो अभी वो जो बता रहे हैं कि सभी के अंदर देंगे, तो लगता है कि कुछ कॉमन एंटीजेंस के अगेंस्ट होगी, बट ये वाली बात तो लगती है कि उसके साथ कॉमन कीमोथेरेपी और एंटीजन विरुद्ध होती है डॉक्टर सारिका। जैसे सर्विकल कैंसर के लिए अलग वैक्सीन है, बाकी एक और कैंसर है उसके लिए भी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन अगर ये कॉमन एंटीजन के लिए हुआ तो क्या ये और जो कैंसर है उसके विरुद्ध काम करना शुरू करेगी या नहीं करेगी? सवाल ये है। हाँ जी, करेगी। ये कर सकती है, मतलब कि संभावनाएं हैं, लेकिन ये भी सवाल है डॉक्टर कि कैंसर के कई रूप होते हैं, कई बार वो बिल्कुल पता नहीं लगता, जैसा आप दोनों ने कहा कि बिल्कुल समझ नहीं आता और इम्यूनिटी को ब्रेक करके वो फैल जाते हैं। तो हर तरीके के कैंसर में इस तरीके के एंटीजन तैयार कर पाना वैक्सीन के जरिए ये संभव है या नहीं है? ये एक बड़ा प्रोसेस था, बट अभी क्योंकि एआई आ गया है तो हो सकता है इसको हम शॉर्ट कर सकें और हर पेशेंट को उसके मुताबिक हम जल्दी डेवलप कर सके वैक्सीन और फिर उसको वो दी जा सके।
ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए डॉक्टर रे मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैसेंजर आरएनए के तकनीक पर इस वैक्सीन को बनाया गया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि 1 घंटे के भीतर जिस भी कैंसर का मरीज होगा उसके लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, और आप लोग, चूंकि आप लोग एक तरीके से वैज्ञानिक हैं, इसको कितना आप लोग बारीकी से देख पा रहे हैं कि ये आने वाले समय में कैंसर की मरीजों में कमी ला सकता है? नहीं, डेफिनेटली इसको तो है, बिकॉज mRNA हम लोग आजकल मोलिकुलर लेवल में कैंसर डिटेक्ट कर रहे हो। जैसे ctDNA बोले चीज है जो कैंसर से मैनिफेस्ट होने से पहले भी उसी से डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसके अगेंस्ट में वैक्सीन हो जाए, बहुत दिन से रिसर्च चल रहा है। दैट इज ए गुड इनिशिएटिव, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट, बट इसको ट्रायल होना चाहिए। मैम जैसे बोल रहे थे ना, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, उसको एफिकेसी देख के फिर लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना है, फिर उसको प्रूफ होना चाहिए। बिकॉज दैट इज ए गुड इनिशिएटिव, आई कैन से मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज लॉजिकल, डेफिनेटली साइंटिफिक एंड, बट इसको टाइम लगेगा टू जैसे इफेक्ट लोग बोल रहे हैं, इतना इफेक्ट है, इतना एफिकेसी है, इट टेक्स टाइम, बट अभी उसको ट्रायल करना अभी भी बाकी है। एक सवाल जो रह गया था डॉक्टर रे, मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी कि अगर इस तरीके के वैक्सीन दे दी जाती है किसी भी मरीज को, फिलहाल तो ये कहा गया है जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको दी जाएगी, तो क्या उनमें जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, क्या वो नहीं देने की जरूरत पड़ेगी? मैम बोले जी डॉक्टर रे, आपसे सवाल पहले। मेरा क्वेश्चन है मैम, बिकॉज दीज आर एट प्रेजेंट इट शुड बी द सपोर्टिव, यू नो, आई ऑलरेडी टोल्ड, मैम ऑलरेडी टोल्ड, इट बूस्ट द इम्यूनिटी, सो इट एज ए सपोर्टिव, यू नो, जिसको कैंसर को स्टेबल करे। जैसे नॉर्मल जो साइंटिफिक वे है, दैट इज द सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इवन इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी यू आर यूजिंग नाउअडेज। So until the time it is totally established, it should be taken as a supportive treatment to boost the immunity, not as a curative treatment. You should go for the scientific treatment, evidence-based treatment, which already running. So that is my concept, and that should be the scientific way, and that is the logical way. डॉक्टर सारिका, जब कोविड का समय था तब भी रशिया ने एक वैक्सीन तैयार की थी जिसे स्पुतनिक वी का नाम दिया गया था। इसकी एफिकेसी को लेकर के, इसके तमाम जो ट्रायल्स थे उसको लेकर बहुत सवाल उठे और WHO ने भी उनसे कई सवाल किए और आज तक शायद उस पर संशय बरकरार ही है। ऐसे में जब इस तरीके के वैक्सीन के बारे में कहा जाता है तो किस तरीके से इसे देखा जाए कि क्या सच में ऐसे वैक्सीन होंगे जो कैंसर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और खासकर मैसेंजर आरएनए के बारे में भी समझाइए कि वो किस तरीके से काम करता है। ऐसे वैक्सीन जब बनते हैं तो वो क्या काम करता है शरीर में जाकर के? जी, जो आपने पूछा कि ये इसकी, देखिए कभी भी कोई भी चीज स्टैंडर्ड ऑफ केयर आने के लिए उसी रिसर्च पे बहुत सारे ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस होने चाहिए। किसी एक ने अगर स्टडी करी है तो दूसरे साइंटिस्टों को उसको पढ़ के समझ के उस पे क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। ऐसे में जो भी ट्रायल्स होते हैं उसको खुला दिखाया जाता है, जिससे कि सभी लोग उस पे अपना प्रक्रिया अपना दे सके कमेंट्स कि इसमें ये गलत लग रहा है, और उस पे और रिसर्च होती है। तो इस तरह से ही एक कोई चीज अच्छे ढंग से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे गुपचुप तरीके से रशिया ने ये बनाकर और बता रहा है कि हम डायरेक्टली यूज करने लग जाएंगे, वो थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि कोई भी अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए बहुत ग्रेड ए एविडेंस के लिए, लेवल 1 एविडेंस के लिए पीयर रिव्यू होना बहुत जरूरी है। सभी को उसको देख के समझ के उस पर क्वेश्चंस करके ही और उसको रिफाइन करना चाहिए। तो ये वाली बात सही कह रही है कि रशिया की वैक्सीन अगर वो सबको समझा नहीं रहे कि कैसे उन्होंने डेवलप करी है और वो क्या एफिकेसी है, और सीधे ही ये बातें हो रही हैं, वो ठीक नहीं लगता। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था mRNA वैक्सीन का, तो mRNA एक्चुअली एक DNA का पार्ट होता है जिससे कि प्रोटीन बनाया जाता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह का mRNA वो कह रहे हैं कि बाहर ही टेस्ट ट्यूब्स में, मतलब लैब्स में डेवलप कर लिया जाएगा, जो कि प्रोटीन, वो जो एंटीजन है उसको ट्रांसलेट करता है अंदर बॉडी में जाके। ये अंदर बॉडी में जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो हमारे जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं जो स्पेसिफिकली उस एंटीजन को मतलब उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति से मार सके। अब जब ये एंटीजन वो पहले ही समझ जाते हैं डेंड्राइटिक सेल, तो फिर वो जाके पहले तो उस प्रोटीन को मारेंगे, फिर वो जाके कैंसर वाले प्रोटीन्स को मारना शुरू करेंगे। और ये सपोर्टिव, जैसे सर ने बोला कि लगता तो यही है कि मेन कोर्स तो चलता ही रहेगा कीमो और रेडिएशन, बट ये उसके साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाएगी।
बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रे ने कही, डॉक्टर सारिका आपने कही हैं, लेकिन एक सवाल ये भी फिर बनता है, संशय तो बरकरार है, लेकिन अगर हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं पे दुनिया कायम है और उम्मीद इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है। डॉक्टर रे, अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है, रशिया तमाम चीजों को लेकर सामने आता है, तो किस स्टेज में इस वैक्सीन को लगाया जा सकेगा, या क्या पहले से मान लीजिए किसी व्यक्ति में कैंसर की कोई समस्या नहीं है लेकिन प्रिकॉशनरी वैक्सीन उसको दिया जा सकेगा, कुछ इस तरीके का होगा? बिकॉज देखो वैक्सीन हम लोग जो मैम यूज करता हूँ वैक्सीन बिकॉज दैट प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज, लाइक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हम लोग यूज करता हूँ टू प्रिवेंट, मीन्स उसको जैसे सर्वाइकल कैंसर डेवलप ना हो, तो दैट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज करता हूँ, दैट इज हेपेटाइटिस बी मीन्स हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप कर, मीन्स लिवर कैंसर। तो ये जो वैक्सीन है मैम बोला कि जेनरलाइज वैक्सीन mRNA के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये आई थिंक दैट इज ओनली इम्यून बूस्ट वैक्सीन है। जैसे कोई भी चीज बॉडी में आपको इम्यूनिटी अच्छे होते हैं, तो कोई भी सेल की, नॉट ओनली दिस कैंसर सेल, अदर सेल ऑल्सो जो डैमेजिंग सेल है, हार्मफुल सेल है, दैट कैन किल दैट थिंग। So this is generalized term of vaccine, this cancer vaccine, so-called cancer vaccine, that is not specific for the cancer. अगर specific मैम जैसे बोला, अगर specific कैंसर के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन हो जो कि ना बहुत रिसर्च चल रहा है, वो दैट वुड बी ऑलवेज बेटर। दिस इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक नॉट नॉन स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर द कैंसर। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है डॉक्टर रे कि क्या इस तरीके के वैक्सीन को लेना खतरनाक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और हमने कोरोना में देखा भी है। So side effect means that's why that efficacy, that test is very important, because हम लोग को कोई भी ट्रायल होता है उसको 5 फेज होता है। So 5 फेज एक फेज में देखना पड़ता है उसको, टॉलरेबिलिटी, एफिकेसी, देन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज अ लार्ज पॉपुलेशन, देन मार्केटिंग, so then so many phases are there. So ultimately जैसे suppose if you don't go through that phases, so it creates a problem. It takes long time. But it so harmful effect है, but blindly faith नहीं करना चाहिए, टेस्ट करके जब एफिकेसी प्रूवन होगा फिर देने लेना चाहिए। अदरवाइज along with as a supportive treatment, I always say supportive treatment one can have these things. बिल्कुल डॉक्टर, तो जाते जाते मैं एक सवाल जरूर पूछ लूंगी, क्योंकि दुनिया भर में शोध हो रहे हैं, ऐसे में ये जो शोध आया है उसको लेकर के आप दोनों क्या सोचते हैं? क्या ऐसे शोध और होने की जरूरत है, और रशिया को सिर्फ बाकी देशों से ही नहीं, WHO के सामने भी तमाम सबूत रखने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली में वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी? Sure, that's true मैम। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे कोई इनिशिएटिव कोई लेते हैं हम लोग स्वागत करना चाहिए, बट रिसर्च होना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, देन हम लोग मान लूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आप दोनों का, आप दोनों ने बहुत कीमती समय निकाला है हमारे दर्शकों को और